Good morning, students of class 12th arts. As you know that yesterday and before yesterday we have been read some topics like as economic activities, characteristics of large scale industries, and yesterday we read about the factors influence the location of the industries. After completed these topics, today we start the topic क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ यानी उद्योगों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन जो इंडस्ट्रीज़ है उसके कई बेसिस है, बहुत सारे आधार है जिनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ नीचे ये आपको एक चार्ट भी दिखाई दे रहा है, टेबल दिखाई दे रही है, इसको भी आप देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी उस इंडस्ट्री के आकार के आधार पर उनका वर्गीकरण। साइज के आधार पर, इंडस्ट्री के आकार के आधार पर 2 या 3 चीज़ें डिटरमाइन होती है। पहली, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, नंबर ऑफ लेबर्स उसके अंदर कितना वर्क कर रहा है, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके आधार पर, साइज के आधार पर जो इंडस्ट्री है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, दूसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड थर्ड कॉटेज इंडस्ट्री। नंबर 1, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो। अब समय के साथ साथ भारत सरकार के द्वारा ये तय किया जाता है कि इसकी लिमिट कितनी होती है। किसी टाइम ये 1 करोड़ हुआ करता था, फिर 5 करोड़, 10 करोड़। तो वर्तमान के अंदर देखा जाए तो एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर कम से कम 10 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर उसको शामिल किया जाता है। नंबर ऑफ वर्कर्स की यदि हम बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ वर्कर्स है वो मिनिमम 100 और थाउजेंड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा वर्कर्स। इसके फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मैं बता दूं, सभी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लार्ज स्केल के अंदर आती है। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई। ये वो इंडस्ट्री है जिनके अंदर कई हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं। जैसा कि अभी हम हमारे नसीराबाद के पास में ही देख सकते हैं कि ब्यावर के अंदर सीमेंट फैक्ट्री है। उस सीमेंट फैक्ट्री को यदि आपको जाने का मौका यदि मिलेगा तो आप देखेंगे कि कई हेक्टेयर एरियाज़ के अंदर वो फैली हुई है। कई थाउजेंड्स ऑफ पीपल उसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके अंदर वर्क कर रहे हैं और हज़ारों करोड़ रुपए का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इस प्रकार की इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। नंबर 2 इंडस्ट्री जो है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल के अंदर साइज ऑफ एरिया कम होगा स्मॉल स्केल के अंदर, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो स्मॉल स्केल के अंदर कम होंगे, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लार्ज स्केल की तुलना में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर कम होगा। जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर हम देख सकते हैं कि जब नसीराबाद से जयपुर जाते हैं, बीच में किशनगढ़ से पहले एक सिलोरा इंडस्ट्रियल एरिया आता है। यहाँ पर कई छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई है, जैसे प्लास्टिक से रिलेटेड है, आटा चक्की उद्योग है, कई प्रकार के ये पत्थरों को काटने की इंडस्ट्री लगी हुई है, जैसे मार्बल इंडस्ट्री किशनगढ़ के अंदर है। तो ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आता है। इनके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ हो और नंबर ऑफ जो वर्कर्स है वो लगभग बिलो 100 या इसके आसपास हो, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आता है। तीसरी इंडस्ट्री की हम बात करें वो है कॉटेज इंडस्ट्री। ये बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, कॉटेज जो इंडस्ट्री होती है, कुटीर उद्योग जिनको हम कहा जाता है, जो कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी का एक सपना था कि कुटीर उद्योग का देश के विकास के पीछे सबसे ज़्यादा योगदान कुटीर उद्योग का है। क्योंकि कुटीर उद्योग के द्वारा व्यक्ति अपने ही स्थान पर, कुटीर उद्योग क्या होता है, व्यक्ति खुद या खुद की फैमिली मेम्बर या 1-2 व्यक्तियों के साथ मिलके अपने घर या अपने जहाँ पर है वहाँ पर वो प्रोडक्ट बनाता है। इनको हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पतंग उद्योग हो गया, क्रैकर्स बनाने के उद्योग हो गया, बीड़ी उद्योग हो गया। इस प्रकार के जो उद्योग है, जैसे
ट्राइबल्स एरिया के अंदर जो घर के अंदर बनी हुई वस्तुएं बनती है, जैसे हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें होंगी, ये सब किसके अंदर आती है? कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आती है, कुटीर उद्योगों के अंदर आती है। तो पहले हमारा जो बेसिस है वो कंप्लीट हुआ, बेसिस ऑफ द साइज। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर। यानी ओनरशिप के आधार पर यदि हम बात करें तो बेसिकली 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज़ है। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, सेकंड प्राइवेट इंडस्ट्री, थर्ड जॉइंट इंडस्ट्री, या कहीं कहीं जगह आपको फोर्थ इसका भी रूप मिलेगा, वो मिलेगा कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो कि गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती है, उसके द्वारा उसको संचालित किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्लांट लगाया गया है, वो सब किसके अंदर आती है? वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर आती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दुर्गापुर स्टील प्लांट हुआ, राजस्थान के अंदर जो खेतड़ी के अंदर कॉपर प्लांट है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है, वो हो गया। इसके अलावा देबारी का जो प्लांट है, जिंक स्मेल्टर प्लांट, जो कि उदयपुर से पहले आता है, वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होगी। दूसरी जो इंडस्ट्री आती है वो आती है प्राइवेट इंडस्ट्री। प्राइवेट इंडस्ट्री किसी एक व्यक्ति के द्वारा लगाई जाती है, व्यक्तियों के ग्रुप ऑफ पर्सनस के द्वारा ये इंडस्ट्री लगाई जाती है। जैसा कि वर्तमान में ये प्रचलन चल रहा है कि पब्लिक सेक्टर तो प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ है उसका एग्जांपल देख सकते हो। रिलायंस के द्वारा जो जामनगर इंडस्ट्री रिफाइनरी है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाती है। और भी कई जो बिज़नेस ग्रुप्स है, जैसे टाटा ग्रुप्स है, इनके द्वारा जो भी इंडस्ट्रियाँ जो संचालित हो रही है वो सब किसके अंदर आती है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर इनको आ जाए। उसी प्रकार जो ब्यावर की जो सीमेंट फैक्ट्री है वो भी एक प्राइवेट इंडस्ट्री है। दूसरी आती है जॉइंट इंडस्ट्री। इस प्रकार की होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट व्यक्ति दोनों मिलके इसको स्थापित किया जाता है, यानी दोनों के सहयोग से ये इंडस्ट्री स्थापित होता है, इसलिए इसको जॉइंट इंडस्ट्री कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स के अंदर देख सकते हैं कि आजकल कई जो इंडस्ट्रीज़ है उनके अंदर गवर्नमेंट ने अपना शेयर कम करके 100% में, कहीं में 50%, कहीं में 70%, कहीं में लेस देन 50% भी शेयर उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर्स का ले लिया। तो इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज़ है जहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट व्यक्ति दोनों उसके अंदर इन्वॉल्व है, इस प्रकार की इंडस्ट्री जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर आती है। अगला हम यदि बात करें, वो बात करते हैं बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की नेचर्स के आधार के अंदर। तो प्रोडक्ट की नेचर्स के आधार पर जो इंडस्ट्री है उसको बेसिकली 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो हेवी इंडस्ट्री, यानी हेवी इंडस्ट्री का मतलब है कि जहाँ पर भारी सामान बनता हो, यानी प्रोडक्ट जो है वो भारी हो, यानी बहुत ज़्यादा हेवी हो, बड़ी बड़ी चीज़ों का प्रोडक्शन होता हो। जैसा कि स्क्रीन के अंदर आप देख रहे हो, हेवी इंडस्ट्री में लिखा हुआ है डील इन बल्क गुड्स, यानी बहुत ज़्यादा भारी सामान होता है। हेवी रॉ मटेरियल इसके अंदर यूज आता है। लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और अधिकांश हेवी जो इंडस्ट्री होती है वो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पर होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सीमेंट इंडस्ट्री ले सकते हैं हम, शुगर इंडस्ट्री ले सकते हैं, आयरन इन स्टील इंडस्ट्री ले सकते हैं, और इसके अलावा कॉपर इंडस्ट्री भी हम इसको अंदर ले सकते हैं। दूसरा है लाइट इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर छोटे छोटे सामान बनाया जाता है, स्मॉल स्केल इन ऑपरेशन होता है, ठीक है। डील इन लाइटर प्रोडक्ट, यानी हल्के सामान इनके अंदर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनाई जाती हो, प्लास्टिक से रिलेटेड कोई चीज़ें बनाई जाती हो, बर्तन जिस इंडस्ट्री के अंदर बनाए जाते हो, वो लाइट इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। अगला है थर्ड नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट के आधार पर इसके इंडस्ट्रीज़ के 2 भाग किए गए हैं। पहला है बेसिक इंडस्ट्रीज़ और दूसरा है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखिए, बेसिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो आता है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ भी कहा जाता है, या पिवट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी जो इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर प्रोडक्ट किसके द्वारा बनाया जाएगा? मशीनों के द्वारा बनाया जाएगा। और जो मशीन है वो किसकी बनी होगी? लोहे की बनी होगी, भारी होगी। और वो जो मशीन है उसको बनाने का काम किसके अंदर कौन करता है? आयरन एंड स्टील के द्वारा वो बनी होती है, उसी के अंदर वो बनाई जाती है। इस प्रकार से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को बेसिक इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। दूसरा है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़, यानी ऐसी इंडस्ट प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे जो डोमेस्टिक यूज़ की जो चीज़ें हैं, जो हम घरेलू दिनचर्या के अंदर उपयोग में लाते हैं, वो सब प्रकार की इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर शामिल
होती है। तो इस प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ साइज पढ़ा, ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा, आउटपुट के बारे में पढ़ा और ओनरशिप के बारे में पढ़ा। लास्ट जो रह गया है वो रह गया है बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल्स। बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल्स की यदि हम बात करें तो इसके आधार पर बेसिकली ये पहला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, तीसरा केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। यानी रॉ मटेरियल के आधार पर बात करें कि ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से प्राप्त हो रहा है। जैसे एग्रीकल्चर से क्या प्राप्त है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके अंदर रॉ मटेरियल क्या यूज़ में आएगा, कॉटन। कॉटन किससे मिलेगा, एग्रीकल्चर। सो दैट्स वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इंक्लूड इन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं शुगर इंडस्ट्री। व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ शुगर इंडस्ट्री? रॉ मटेरियल ऑफ शुगर इंडस्ट्री इज शुगर कैन, एंड शुगर कैन we can get from the agriculture activities. So that's why sugar industry is also included in the agro based industry. Second है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी वन आधारित उद्योग, यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिल रहा है, फॉरेस्ट से मिल रहा है, तो वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, यानी कागज़ उद्योग। कागज़ उद्योग के अंदर जो कागज़ होता है उसको बनाने का जो रॉ मटेरियल्स होता है वो अधिकांशतः फॉरेस्ट से प्राप्त होता है, इसलिए वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। इसके अलावा जो फर्नीचर इंडस्ट्री है, यानी जो फर्नीचर बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ है, जो कहीं हमारे घर में फर्नीचर यूज़ होता है उसको बनाते हैं, इनको भी रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। क्योंकि जो वुडन है, लकड़ी है, वो हमारे को किससे प्राप्त होती है, फॉरेस्ट से प्राप्त होती है। इसके अलावा कहीं जो मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए जो हर्बल जो प्लांट है ये सब भी हमारे को फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो ये सब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। नेक्स्ट हो गया केमिकल इंडस्ट्रीज़, यानी रसायन उद्योग। देख केमिकल इंडस्ट्रीज़ का जहाँ तक संबंध है, केमिकल इंडस्ट्री अधिकांशतः इसके अंदर जो रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है वो एक्चुअली जो मिनरल ऑयल होता है जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, रिफाइनरी के अंदर उसी के कई जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उनके द्वारा केमिकल तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर भी देखा होगा हम, यदि भारत का यदि नक्शा देखें, जहाँ जहाँ पर भी ऑयल रिफाइनरीज़ लगी हुई है उन ऑयल रिफाइनरीज़ के पास वाले इलाके के अंदर पेट्रो कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाते हैं, यानी उसके द्वारा जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरी के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का जो निकलता है उसको हम एरोप्लेन की यूज़ में लेते हैं, फिर डिफेंस पर्सनस की यूज़ का आता है, फिर जो बच जाता है वो पेट्रोल होता है, फिर उसके बाद डीजल, फिर उसके बाद केरोसिन। उस प्रकार बाई प्रोडक्ट कई प्रकार के कलर वो जो निकलते हैं, उसके बाद फाइनली जो मड रह जाता है उससे हमारा वो जो तारकोल बोलते हैं उससे रोड बनाने का काम होता है। तो 100% कंज्यूमेबल रॉ मटेरियल यूज़ होता है ऑयल रिफाइनरी के अंदर। तो उसी के पास के अंदर भारत, जैसे अपने एग्जाम्पल राजस्थान में देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भारत की लगभग 26 ऑयल रिफाइनरी स्थापित की गई है पचपदरा बाड़मेर के अंदर, जो कि HPCL और राजस्थान सरकार के सहयोग से वो स्थापित रिफाइनरी तैयार की जा रही है। तो उसके अंदर जब हम कई बार न्यूज़ में देखा कि उसके पास कई बड़े हेक्टेयर से एकड़ से एरिया के अंदर पेट्रो कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियाँ भी स्थापित हो गई। तो ये केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री होता है। थैंक यू, आज के लिए यही, बाकी के लिए हम कल अध्ययन करेंगे।